गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जय प्रकरण का आज तीसरा क्लास है। टॉपिक है हमारा श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। इसमें आपको कुछ क्रियाकलाप दिया गया है करने के लिए। आपको एक परख नली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लेना है। क्या लेना है? चूने का पानी। बस रिप्लाई कीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए, जैसा कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में 6.7। यहाँ क्या कह रहा है कि एक परख नली लेना है। ये क्या है? परख नली है। उस परख नली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लेना है। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। ठीक है। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है, और आपको क्या करना है? नोट करना है कि ये जो चूना का पानी है, इसको दूधिया होने में कितना समय लगता है। अब एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली ताजा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित कीजिए। अब एक दूसरा परख नली लेना है, उसमें भी चूना का पानी रखना है। ठीक है। और क्या करना है? एक पिचकारी से इसमें हवा प्रवाहित करना है। अब उसके बाद फिर आपको नोट करना है कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। दोनों में क्या नोट करना है? दोनों का समय आपको नोट करना है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें क्या दर्शाता है? यहाँ ए में क्या कह रहा है? परख नली ए में चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है, और ये इसमें क्या हो रहा है? तो पिचकारी या सिरिंज द्वारा क्या प्रवाहित कर रहे हैं? उसमें वायु मतलब हवा। अगला आपका जो क्रियाकलाप है, छह 6.5। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कार्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कार्क से मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताजा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है? जब भी कोई प्रयोग करना हो तो किसी एक्सपर्ट के सामने प्रयोग कीजिएगा। जब विशेष रूप से विज्ञान या फिर आपका जो रसायन विज्ञान का है, एक्सपर्ट का मौजूदगी में प्रयोग करना जरूरी होता है। कारण कि अगर हम विशेष रूप से केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कभी कभी घातक भी होता है, तो उसमें सावधानी जरूरी होता है। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इन्हें भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, जैसा कि आपको चित्र 6.8 में दिखाया गया। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन, यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं।
यहाँ पे आप नोट कर लेंगे अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। किण्वन के समय ईस्ट में यहाँ से यह प्रकरण वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। यानी वैसा प्रकरण जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे कौन सा श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रकरण 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रकरण वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प के कारण हो सकता है। यहाँ ग्लूकोज है, कितना कार्बन अणु है, 6 कार्बन अणु है। कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरुवेट में कितना, 3 वायु में अणु है और प्लस ऊर्जा है। यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में 2 कार्बन अणु। ऑक्सीजन का अभाव, लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा प्लस 3 कार्बन अणु। हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। यानी भिन्न पंथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। आगे दिया है कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनने में किया जाता है। एडीपी प्लस पी ऊर्जा की उपस्थिति में यहाँ पे इसको इस तरह से हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आंतरोष्मी प्रकरण कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल मोल में तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में
ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन के उपयोग की आवश्यकता होती है। हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। मछली सांस लेने के लिए, मछली को भी सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? जल, ये ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये ऑक्सीजन सांस में वो कहाँ से लेता है? तो जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है। जैसा कि आपको पता है, जल को जो हम उसको लिखते हैं रासायनिक सूत्र के रूप में, तो क्या लिखते हैं? H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का मिलकर क्या बना है? जल बना है। तो जल में क्या घुला हुआ है? ऑक्सीजन है। और वही ऑक्सीजन मछली गलफड़े के माध्यम से जब सांस लेती है तो मछली गलफड़े के माध्यम से सांस लेती है। ये चीज आपको पता है। क्रियाकलाप में कह रहा है कि एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपना मुंह खोलती है और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। आपको क्या करना है? किसी ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे जलशाला में क्या रखी है? मछली रखी है। और अपना घड़ी देखिए, 1 मिनट में या फिर टाइमर से आप उसमें देख लीजिएगा कि 1 मिनट में मछली कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। उसके बाद क्या करना है? फिर आप 1 मिनट में कितना बार सांस अंदर लेते हैं, कितना बार छोड़ते हैं, ये आपको नोट करना है। उसके बाद फिर दोनों का आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। ठीक है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछली कहाँ है? जल में है, तो वो किस ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही है? जो जल में विलेय ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर रही है, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है। उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रिया विधि होती है।
मनुष्य में चित्र 6.9 वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। जैसे हम लोग मनुष्य है, ठीक है, सांस लेते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? नासा द्वार से। नासा द्वार कहाँ है? ये नाक में जो 2 छिद्र बना हुआ है, इसी से जो सांस लेते हैं, इसी को हम नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है। जब लोग सैलून में जाते हैं बाल बनवाने के लिए, तो पता है हजाम क्या करता है? नाक के अंदर का जो बाल है कैंची से काट देता है। अब नाक का बाल जब कैंची से काट दिया जाएगा, तो क्या जब आप रोड पे चलेंगे धूल उड़ेगा, तो उस धूल के कण को रोक पाएगा? जब नाक में बाल ही नहीं होगा तो वो डस्ट कहाँ जाएगा? डायरेक्ट आपके श्वसन नली में जाएगा, और वो श्वसन नली को क्या करेगा? संक्रमित करेगा, और आप उसके बाद बीमार पड़ेंगे। इसलिए जब भी बाल बनवाने जाइए, ठीक है, या घर में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो उन लोग को बता दीजिए कि नाक में जो बाल होता है क्या करना है? नहीं कटवाना है। उससे हमारा क्या बेनिफिट है? जब हम रास्ते में चलते हैं, जब धूल वाले एरिया में जाते हैं, तो यही नाक का जो अंदर का बाल है छोटा छोटा, ये हमें डस्ट क्या करता है? डस्ट को रोकता है। धूल तथा दूसरी अशुद्धि रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रकरण में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थिति के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। ये मनुष्य का पिक्चर है। यहाँ पे नासा द्वार है, जो नाक का छिद्र है, ठीक है। ये मुख गुहा है। यहाँ पे ग्रसनी है, जिसको कंठ कहते हैं। यहाँ पे श्वास नली है। उपस्थित वलय ये क्या है? फुफ्फुस है। उसके बाद रिब्स है, पसलियां बोलते हैं इसको। ये वाला हमारा हिस्सा क्या है? डायफ्राम का है। ये कुपिका कोश है। श्वसनिका है, इसको क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बृहत करके दिखलाया है। ये कुपिका है, ये श्वसनिकाएं। आगे फिर दिया है मानव श्वसन तंत्र का ये पिक्चर है। वीडियो रोक कर आप इसे बना लेंगे। अगर कभी लगे कि हाँ कुछ स्किप करने में लेट हो रहा है, तो आप वीडियो को क्या करेंगे, उसमें बढ़ा करके थोड़ा सा आगे बढ़ के तब देख लेंगे। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, क्या कहते हैं इसको? कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल द्वारा होता है। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन में अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड में मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर विलेय अवस्था में होता है। अब क्या आपको पता है कि यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? आज जो आपको पढ़ाया गया है इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जिन्हें आप लोग बनाकर लाएंगे अगले क्लास में। पहला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? दूसरा है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से फिन जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? तीसरा है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? चौथा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लेंगे और इसका प्रश्नोत्तर बना लेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही। धन्यवाद।